हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम्बर एंड एम्बर वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम एम्बर एंड एम्बर बुक के 26 चैप्टर्स के जो की आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसी के साथ आई विल ऐड सर्टन केस स्टडीज़ ताकि आपका जो कंटेंट है वो और ज़्यादा यूपीएससी एग्ज़ाम रेलिवेंट हो सके। इसका जो कंटेंट है वो नीचे दिए गए जो टेलीग्राम का आपका लिंक है उसके अंदर दिया हो जाएगा। तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम उन की आइडियाज़ को डिस्कस करते रहेंगे और एक बहुत ही एग्ज़ाम स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट तरीके से उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। पिछला जो सेशन था उसके अंदर हमने थ्योरी की थी, एवोल्यूशन की थ्योरी। उस थ्योरी का एवोल्यूशन देखा था कि किस तरह से आप शुरू होते हो प्लेटो से, एरिस्टोटल, फिर आगे चल के आप जो है लीनियस तक पहुंचते हो, फिर आपके पास लमार्क, डार्विन और उसी के बीच में कुवियर जैसे लोग जो है वो आते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के किस तरह से ग्रेगोर मेंडल को रीडिस्कवर किया जाता है और इनहेरिटेबिलिटी के सिद्धांत जो है वो आपके पास बन जाते हैं। ठीक है जी, इतना हमने पिछला जो आपका सेशन था, इतनी कहानी वो हमारी हो चुकी थी। अब जो आज का सेशन है, जो आज की क्लास होने वाली है, वो ये होने वाली है, देखो डार्विन जो है उसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि वो ये समझा नहीं पाया कि किस तरह से इनहेरिटेबिलिटी या फिर हेरिटेबिलिटी जो है वो बन रही है या फिर बन पा रही है। ठीक है, डार्विन इस चीज़ को समझा नहीं पाए। उस चीज़ को आके जो है वो मेंडल ने समझा दिया। उनका जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था वो ये था कि वो एक्सियोमेटिक ले रहे थे कि वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, इस दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी होती है और कुछ ट्रेड्स अडेप्टिव होते हैं, कुछ ट्रेड्स मैल अडेप्टिव होते हैं। लोगों ने कहा कि भैया आप तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सियोमेटिक ले रहे हो, इस चीज़ के पीछे जो है वो पीछे की कहानी बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो इस चीज़ को, दैट वाई वेरिएबिलिटी इज़, आपके पास आती है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब इसकी पिछले की कहानी जो है वो, इसके पीछे वाली कहानी, वो भी वी विल डिस्कस इट। देखिए, होता यूं है, पूरी कहानी हम जो है वो देखते हैं। डार्विन आते हैं 1857, उसी के साथ ही वेलेस अपनी बायोलॉजी को लेके आते हैं, रसल वेलेस। दोनों लोग अपनी अपनी किताबें लिखते हैं। 1871 के अंदर डिसेंट ऑफ मैन आ जाती है डार्विन की। दोनों जो है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं। लोगों को ये बात जो है वो पल्ले नहीं पड़ती कि किस तरह से हम और एप्स, बंदर, ठीक है, क्योंकि आम भाषा के अंदर एप्स को बंदर ही कहा जाता है, कि हम लोग कैसे एक ही फैमिली के हो सकते हैं, हम तो इतने जो है वो सुशील संस्कारी लोग हैं और हमको जो है वो एप्स को हम अपने एंसेस्टर मान ले। लोगों को ये बात हजम नहीं आती। तो डार्विन के बाद इवेंचुअली एक और फेज़ आता है जिसको हम पोस्ट डार्विनियन फेज़ कहते हैं। पोस्ट डार्विनियन फेज़ के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट, जैसे आपके पास कीटवल हो गए, ऐसे जो साइंटिस्ट हैं वो डार्विन को समझाने में जुट जाते हैं। वो समझाते हैं कि किस तरह से एक आम जिंदगी के अंदर भी आप डार्विन को काम करते हुए देख सकते हो, नेचुरल सिलेक्शन को काम करते हुए देख सकते हो, नेचुरल सिलेक्शन को सब्सटेंशिएट करते हैं। जैसे कीटवल के मोथ हैं, कीटवल की जो मोथ्स के ऊपर स्टडी है कि किस तरह से मेलेनिन और नॉन मेलेनिन वाले जो वाइट कलर के मोथ्स हैं और डार्क कलर के मोथ्स हैं, उनकी पॉपुलेशन में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इस तरह से वो अपने माइक्रो एवोल्यूशन को समझाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, आपके पास नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो आपके ट्रेड्स हैं या फिर जो पॉपुलेशन है मोथ्स की, सब स्पीसीज की, वो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, इतना लोग जो है वो समझा देते हैं। ये होता है पोस्ट डार्विनियन फेज। पोस्ट डार्विनियन फेज के अंदर हमने डार्विन को समझाया है, नेचुरल सिलेक्शन को और अच्छे तरीके से समझाया, वेरिएशन को, वेरिएबिलिटी को और अच्छे तरीके से समझाया। समझाते 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 आपके पास जो है वो विश्व युद्ध जो है लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अच्छी तरीके से जर्मनी रिकवर कर रहा होता है, यूरोप रिकवर कर रहा होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लग जाती है।
तो बेसिकली जो आपके पास साइंटिस्ट होते हैं उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो जितने साइंटिस्ट हैं, जो ज्यूज़ का जेनोसाइड होना शुरू हो जाता है, यूरोप के हालात खास करके जर्मनी के हालात जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी आपके पास ये जो पोस्ट डार्विनियन साइंटिस्ट हैं या फिर जो आपके पास डार्विन के खिलाफ कुछ साइंटिस्ट थे जो बोलने वाले थे, वो सब लोग जो है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक माहौल बन जाता है जिसमें अलग अलग आइडियाज़ जो साइंटिस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जब ये इन जो आइडियाज़ का जब फ्लो होता है, देन आपके पास एक नई थ्योरी बन के आती है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन आइडियाज़ का एक संगम है, एक मिलन है, जिसमें हम डार्विन ने जो चीज़ों को नहीं समझाया था उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे डार्विन बायोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी को या फिर बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी को नहीं समझा पाते, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इस चीज़ को समझाती है। डार्विन वेरिएशन वेरिएबिलिटी क्यों होती है उस चीज़ को नहीं समझा पाते, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इस चीज़ को समझाती है। डार्विन इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट आने वाले वेरिएशंस को नहीं समझा पाते, ये समझाती है। डार्विन माइग्रेशन की वजह से आने वाले वेरिएशंस को नहीं समझा पाते, ये समझाती है। तो ऐसी जो चीज़ें डार्विन या फिर जो पोस्ट डार्विनियन थिंकर्स हैं जिन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझाती है। ठीक है, पहली चीज़ है द सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ डार्विन कहते हैं कि दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है। ठीक है, ये वेरिएशन क्यों होता है? दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन। इन्हीं फोर्सेस को हम आज के चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो पहली चीज़ है दैट इज़ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है? अगर मैं सरल भाषा के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन को बताऊं तो इट इज़ द स्वैपिंग ऑफ डिफरेंट डीएनएज ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हम इस चीज़ को देखते किस तरह से हैं? तो पुराने बुज़ुर्गों के, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो 10-10, 15-15 बच्चे भी हुआ करते थे। ठीक है, तब ये फैमिली प्लानिंग नहीं थी। लेट्स से आपके 15 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो 15 चाहे 20 बच्चे कर लो, चाहे 25 बच्चे कर लो, उन 15 के 15 बच्चे या फिर 25 बच्चों का जो फेस होगा दैट विल बी डिफरेंट। आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाओगे फेशियली, अगर you will be able to recognize the features they will be different. Why is so? ऐसा क्यों हो रहा है? That is because of the genetic recombination. हर एक जनरेशन के अंदर या फिर हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो है वो अलग अलग तरह का जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है कि लेट्स से दीज आर 2 क्रोमोसोम्स, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। एक आपके पास ये क्रोमोसोम है, दूसरा लेट्स से दिस इज द क्रोमोसोम। ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स अपना जो डीएनए है, रिस्पेक्टिव डीएनए है, वो आपस में स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, अदला बदली हो जाती है एंड इट बिकम समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। दैट इज नोन एज द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ठीक है, सो जेनेटिक रिकम्बिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द क्रॉस ओवर। बेसिकली ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देन आपके पास जो ट्रेट्स हैं दे आर वेरी कम्प्लेक्स, इसकी वजह से भी वेरिएशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन का यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है दैट देयर आर मल्टीपल जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कलर फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन स्किन। ठीक है, मेलानिन का कितना अमाउंट डिटरमाइन होगा वो सिर्फ 2 अलेल्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता। ठीक है, देयर आर मोर देन 1 जीन जिसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दिस देयर आर सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो
जो कि कलर कैसा होगा स्किन का उस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। सिमिलरली कलर ब्लाइंडनेस, इट इज़ द सेक्स लिंक्ड करेक्टर। हीमोफीलिया, ठीक है, सेक्स लिंक्ड करेक्टर होते हैं। देयर आर सर्टन सेक्स डिटरमाइंड करेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है। सो देयर जो ट्रेट्स की कम्प्लेक्सिटी है इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ वेरी वाइड। इसकी वजह से डाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अलॉन्ग विद दिस यू हैव समथिंग कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज क्रॉस ओवर और व्हाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जो दूसरी चीज़ होती है दैट इज म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशन को समझने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो दो भागों के अंदर, दो क्लासेस के अंदर, दो स्कूल्स के अंदर डिवाइडेड हैं। पहला स्कूल ये कहता है कि म्यूटेशन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो अगेन लमार्क के खेमे में चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो स्कूल है वो ये कहता है दैट म्यूटेशन इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि डार्विन के खेमे में चले जाते हैं। लमार्क, अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो लमार्क क्या कह रहा था कि आपके अंदर डिज़ायर है, आपकी जो इंटरनल डिज़ायर है इसकी वजह से आप आगे जो है वो आपके अंदर चेंजेस आएंगी। सो वो कहते हैं कि म्यूटेशन का एनवायरनमेंट से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। म्यूटेशंस दे आर दी रैंडम चेंजेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। कुछ लोगों का ये मानना है दैट देयर आर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट इंड्यूसेस द म्यूटेशन। सो म्यूटेशन जो है बेसिकली इस चीज़ के ऊपर नहीं जाते हैं। म्यूटेशन बेसिकली जो आपके पास डीएनए अपने केमिकल बेसिस को चेंज करता है, ठीक है, बेस पेयर्स को चेंज करता है, बेसिस को चेंज करता है, उसकी वजह से म्यूटेशन आ जाती है। और इवेंचुअली ये म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल का काम करती है, रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू ट्रेट्स। क्योंकि अगर हम समय को देखें तो डिफरेंट पीरियड के अंदर हमें यह देखने को मिलेगा कि नए ट्रेट्स ना सिर्फ एक्सटेंट होते हैं, नए ट्रेट्स उत्पन्न भी होते हैं, नए ट्रेट्स का ओरिजिन भी होता है। जैसे हम ड्रोसोफिलिया के अंदर देखते हैं, तो अगर हम ड्रोसोफिलिया को देखें तो पुराने ड्रोसोफिलिया के अंदर जो उनके जो विंग्स थे दे वर डिफरेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा विंग्स नहीं हुआ करते थे। अब जो ड्रोसोफिलिया को अगर हम देखें दे हैव एक्स्ट्रा स्लेंटेड विंग्स। तो इसका मतलब क्या है कि नए ट्रेट्स की उत्पत्ति हुई है। ये उत्पत्ति कहाँ से हुई? म्यूटेशन से। ठीक है, म्यूटेशंस दे कैन बी हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल। अगर आपके अंदर बेनिफिशियल म्यूटेशंस हो रहे हैं देन एनवायरनमेंट उन ट्रेड्स को, उन म्यूटेशंस को सिलेक्ट कर लेती है एंड इवेंचुअली दे गेट इनकॉर्पोरेटेड इन यू। अगर वो जो ट्रेड्स हैं दे आर मेलेफिशेंट, खराब ट्रेड्स होते हैं वो, अगर वो खराब हैं, हार्मफुल हैं, देन दे गेट डिस्ट्रॉयड एंड इवेंचुअली द स्पीसीज ऑल्सो, जो इंसान होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है। So the effect of the mutation it can be influenced by physical, cultural and the genetic environments. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज टॉलरेंस। ये माना जाता है कि लैक्टोज टॉलरेंट म्यूटेशन जो है वो तकरीबन आपके पास 7000 साल पहले इंसानों में आई, क्योंकि पहले इंसानों को दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी भी आप अफ्रीकन सोसाइटीज़ के में जाके देखोगे लैक्टोस इंटॉलरेंट मिलेगा, लैक्टोस इंटॉलरेंट सोसाइटीज़ मिलेंगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि दे नेवर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो हंटिंग गैदरिंग के ऊपर रहे। लेकिन हम सेंट्रल एशिया के अंदर देखेंगे दैट वी विल हैव द लैक्टोस टॉलरेंस। हम दूध को पचा सकते हैं, टॉलरेंट हैं हम लैक्टोस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने आपको एक एडेड एडवांटेज दिया, बिकॉज दूध जो है इट इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जिसके पास अच्छा प्रोटीन होगा ही विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस मोर, अच्छी उसके पास जो है वो शरीरक कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, सो दे वर मोर फिट। तो ये देखने को मिला कि ड्यू टू दिस कल्चरल हैबिट ऑफ डेयरी फार्मिंग हम जो है वो लैक्टोस टॉलरेंट हो गए। तो इवेंचुअली धीरे धीरे हमने जो अपनी सोच डेवलप की है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो ये है दैट म्यूटेशंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो।
जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल एबरेशंस. Chromosomal aberrations are also a kind of mutation, but they are harmful in nature. Environment आपको aberrations बनाने के लिए नहीं कह रहा है, independently environment से वो हो गई. They are certain errors जिसकी वजह से they were harmful और जो आपके पास इंसान है उसकी मृत्यु हो जाती है. And then there are certain mutations like lactose tolerance, or there are certain mutations like formation of EPS gene इन दी हाई एल्टीट्यूड एनवायरमेंट्स. ठीक है, ये म्यूटेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होती हैं और आपको एक एडेड एडवांटेज देती हैं. ठीक है, सो जेनेटिक प्रोसेस है दैट पहले सेग्रीगेशन होता है, देन फिर उसके बाद सेग्रीगेशन के अंदर रैंडम सॉर्टिंग होती है क्रोमोसोम्स की मायोसिस के वक्त, और उसी वक्त जो है वो क्रॉसओवर होता है जिसकी वजह से इवेंचुअली जो है वो आपके पास एक जो डाइवर्सिटी है वो बनती है. उसी के साथ देयर आर म्यूटेशंस जो कि होती रहती हैं लगातार, और डाइवर्सिटी जो है वो और ज़्यादा बड़ी होती रहती है, और उसी के ऊपर जो है देयर इज़ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, सो जैसे आपके पास जो है डोब्जांस्की ने एनालॉजी बनाई है, सजेस्ट दैट वाइल मैनी म्यूटेशंस माइट बी हार्मफुल देयर आर सर्टन बेनिफिशियल वंस. ठीक है, बिल्कुल जैसे एक नीडल होती है ये सैक के अंदर. ठीक है, बहुत बड़ी, अगर आप बहुत सारे म्यूटेशंस जो है वो हार्मफुल हैं, लेकिन एक छोटी सी म्यूटेशन होगी जो आपको एडेड एडवांटेज दे देगी. ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम चुंबक यूज़ करते हैं दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन. फिर उसके बाद दो चीज़ें और होती हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? व्हाट इज़ ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट का मतलब है डाइवर्ज हो जाना. ठीक है, लेट्स से आप एक आइलैंड के ऊपर रह रहे थे. ठीक है, इस आइलैंड के ऊपर अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी के लोग रह रहे थे. एक दिन एक कम्युनिटी ने ये ठाना कि हम शिप के ऊपर जाएंगे और पड़ोस का जो आइलैंड है उसके ऊपर जाके बस जाएंगे. ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे जाके बस गए और धीरे धीरे जो अपने पुराने सगे संबंधी थे उनको भूल गए, अपने में ही ये लोग खुश रहने लगे, और इनकी जो शादियां हैं, मैरिज है, वो भी अपने अंदर ही इन्होंने करनी शुरू कर दी. दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. इस चीज को समझिए. पहली बात, एक ही कम्युनिटी के लोग थे, पहले ही जेनेटिकली अलाइक लोग थे वो. फिर उसके बाद उन्होंने अलग आइसोलेटेड ज्योग्राफी के अंदर उन्होंने जाना पसंद किया और आपस में ही इन ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी. इंटरमिंगलिंग जो है वो उनके अंदर होनी शुरू हो गई. एंड ड्यू टू दिस, इन लोगों की जो दिखावट है, इन लोगों के जो ट्रेड्स हैं, दे विल बी वे डिफरेंट फ्रॉम दीज पीपल. दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज स्पेसिफिकली ड्यू टू द फाउंडर्स इफेक्ट. इस चीज को हम जो है सिविल राइट इफेक्ट भी कहते हैं. फाउंडर्स इफेक्ट कि जो कुछ लोग थे जो कि सिमिलर दिखने वाले लोग थे, सिमिलर जेनेटिक मेकअप वाले लोग थे, वो एक जगह के ऊपर चले गए और उन्होंने ही अपनी संतानों को जो है वो प्रोड्यूस किया. ठीक है, फॉर इंस्टांस दी नेटिव अमेरिकन्स. नेटिव अमेरिकन्स ये माना जाता है दैट देयर वाज कम्युनिटी ऑफ पीपल जिनके अंदर ओ ब्लड ग्रुप था. वो बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए अमेरिका के अंदर दाखिल हुए और फिर वो वहीं पे रह गए. बेरिंग स्ट्रेट टूट गया, कुछ भी हो गया उसको, वो वहीं पे रह गए. एंड देन जो भी उनके ऑफस्प्रिंग आए वो सारे के सारे ओ ब्लड ग्रुप वाले थे. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इन द नेटिव अमेरिकन्स इट इज द हाईएस्ट. ठीक है, सिमिलरली डनकर्स का एग्जांपल अगर लें, जर्मनी से यूएसए गए. ठीक है, 1700s के अंदर वहां पे इन्होंने अपनी आइसोलेटेड कम्युनिटी बना ली और इन ब्रीडिंग ही करनी शुरू कर दी. तो ये देखा जाता है कि डनकर्स वो ना ही पूरी तरह से यूरोपी रहे हैं, पूरी तरह से जर्मन ट्रेट्स भी उनके अंदर नहीं है, और यूएस पॉपुलेशन के साथ भी उनका कोई मेलजोल ज़्यादा नहीं है. ठीक है, देन देयर इज जीन फ्लो. ये तो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कर गए, डाइवर्ज कर गए. देन देयर इज जीन फ्लो. जीन फ्लो का मतलब है कि बाहर से एक अलग जीन की जो धारा है, जीन की जो स्ट्रीम है वो आ रही है. दिस इज ऑल्सो नोन एज माइग्रेशन और इमिग्रेशन. ठीक है, सिंपल भाषा के अंदर.
देखो, एक पर्टिकुलर आइलैंड है, इसका एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। इस आइलैंड के अंदर अलग अलग किस्म के लोग जो है वो रह रहे हैं, अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, मेल जोल के साथ, ठीक है। नेचर जो है, नेचुरल सिलेक्शन अपने जो भी जेनेटिक ट्रेट्स है उनके ऊपर काम कर रही है, सिलेक्ट और कईयों को रिजेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद बाहर से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे इस एनवायरनमेंट के अंदर, वो एक अलग से अपना जो है वो जेनेटिक मेकअप लेके आएंगे, अलग से जो है वो अपने माइग्रेंट जीन्स लेके आएंगे। दिस इज नोन एज जीन फ्लो। और ये जो लोग हैं इन लोगों के साथ इंटरमिंगलिंग करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम जीन फ्लो कहते हैं। एंड इवेंचुअली इन्वायरमेंट के पास एक चॉइस होगी, ज्यादा चॉइस होगी कि कौन से जीन्स को वो सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसके साथ क्या देखा जाता है कि क्लाइन बन जाते हैं। क्लाइन का मतलब है ग्रेडियंट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग ये बसना शुरू कर गए, तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, लोगों के अलग मिलेंगे, बाकी यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जैसे जैसे वो माइग्रेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है चेंजेस आती दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप देर इज अ क्लाइन फॉर बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, विच डिक्रीजेज इन द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप वेस्ट की तरफ जाते हो आपको बी ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों इसका डिक्रीज मिलता है? ओ की जो ए की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द माइग्रेशंस। हिस्टोरिकल माइग्रेशंस जो हुई हैं यूरोप में वो कुछ इस तरह से हुई हैं कि आपके पास ईस्ट टू वेस्ट माइग्रेशंस हैं, ठीक है। तो वैसी जो माइग्रेशन है, जो बी ब्लड ग्रुप वाली माइग्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा हुई वहाँ पे बी ब्लड ग्रुप का इंस्टांस ज़्यादा है, जहाँ पे कम हुई वहाँ पे कम है, ठीक है। सो हाउएवर दीज क्लाइंट्स डोंट ऑलवेज अलाइन, ठीक है, मेकिंग द कंसेप्ट ऑफ रेस लेस यूजफुल। इसको हम आगे चल के करेंगे रेस और रेसिज्म के चैप्टर के अंदर। देन देयर इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है जब दो स्पीसीज आपस में इंटरमिंगल करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने गैलापागोस फिंचेस का एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास धीरे धीरे गैलापागोस आइलैंड के अंदर जब ड्रॉट पड़ना शुरू हुआ तो बहुत सारे जो फीमेल कैक्टस फिंचेस थी वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। मेल कैक्टस फिंचेस बच गए, ठीक है। देन इवेंचुअली ड्यू टू हाई कंपटीशन उन्होंने जो आपके पास मेल फीमेल ग्राउंड फिंचेस थी उनके साथ जो है वो हाइब्रिडाइज करना शुरू कर दिया, मेट करना शुरू कर दिया। तो जो आपके पास ऑफस्प्रिंग बना उनके करेक्टरिस्टिक्स दे वर मच डाइवर्स फ्रॉम व्हाट यूजुअली वी हैड, ठीक है। तो इवेंचुअली ड्यू टू दीज फोर्सेस डाइवर्सिटी बनती है, नेचुरल सिलेक्शन बनती है, आपस में इंटरमिंगलिंग होती है या इनब्रीडिंग होती है। दीज ऑल थिंग्स दे लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। अब यहाँ पे भी लोग डार्विन के पीछे पड़ गए। लोगों ने कहा दैट दिस इज नॉट ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, दिस इज नॉट ओरिजिन, दिस इज सिंपली स्पीशियाइजेशन। व्हाट इज दिस स्पीशियाइजेशन? तो बेसिकली होता क्या है दैट देयर आर सर्टन साइंटिफिक क्रिएशनिस्ट so that believe that there are minor variations within the species, ठीक है, कि स्पीसीज के अंदर छोटे मोटे वेरिएशंस होते हैं लेकिन आपके पास जो नई स्पीसीज हैं वो नहीं बनती है, यानी कि मैक्रो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास जो माइक्रो एवोल्यूशन है, छोटे मोटे वेरिएशन जो हैं वो होते रहेंगे। दे आर्गू दैट गॉड क्रिएटेड ऑल द लिविंग बींग्स, ठीक है, और लेकिन एवोल्यूशन की वजह से छोटे छोटे चेंजेस होंगे। इसका एक एम्पिरिकल एविडेंसेस है विद द फ्रूट फ्लाई फॉसिल रिकॉर्ड। ये स्पीशियाइजेशन को सपोर्ट करता है कि अलग से कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं बन जाता, बट छोटे छोटे आपके पास जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो फिर उसके बाद जो है वो विलियम पाले की किताब आई थी द नेचुरल थियोलॉजी। उन्होंने जो है प्रपोज दैट द कम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स लाइक लाइफ दैट मस्ट हैव अ डिज़ाइनर इम्प्लाइंग गॉड, ठीक है। डार्विन जो है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, अगेन
पाले के इसी आइडिया को, क्योंकि ये जो है लगभग 57 के अंदर आई, पाले की ये आइडिया जो है वो पहले आ गई थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है वो डार्विन ने रिस्पॉन्ड किया था। द इंटेलिजेंट डिज़ाइन मूवमेंट इज़ अ पोलिटिकल एमिंग टू रिप्लेस द मटीरियलिस्ट वर्ल्ड व्यू दैट विद द थियस्टिक वन। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़ है या फिर जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ है, जो डार्विन की थ्योरी है, वो एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक थ्योरी है। ठीक है, इसको एक एथिकल और ऑथर ने यहाँ पे इसको एक एथिकल और मॉरल व्यू पॉइंट से जो है वो देखने की कोशिश की है। तो जो पाले का आइडिया है वो इसको थियोलॉजी की तरफ जो है वो ले जाता है। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। डार्विन ओरिजिन को समझाते हैं कि कैसे नई स्पीसीज़ का ओरिजिन होता है। मटेरियलिस्टिक आइडिया है कैसे? डार्विन कहते हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा माइक्रोब पैदा हुआ। माइक्रोब कैसे पैदा हुआ? दैट एक कीचड़ था, वाटर था और कुछ केमिकल्स थे, जिसकी वजह से पहली ऑर्गेनेली बनी। ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन करी और एक माइक्रोब बन गया। अब इसके अंदर क्रिएशन किस तरह से हुआ है? क्रिएशन हुआ है मटेरियल के साथ। पानी था, कुछ केमिकल थे, पहली ऑर्गेनेली बनी। ठीक है, उन केमिकल्स की वजह से। डार्विन ने कहीं पे भी इस चीज को नहीं माना दैट कोई बाहर से आया, आउटवर्डली कोई आया और उसने इन चीजों को कलेक्ट किया और आपके पास जो एक नई चीज है वो बन गई। तो डार्विन के आइडिया को हमेशा जो थियोलॉजिस्ट हैं, जो रिलीजियस बिलीफ वाले जो लोग हैं, वो इस चीज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज इट इज़ दी एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, इस तरह से इस चीज़ को आप समझ सकते हो, इन चीज़ों को। ठीक है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादातर समझाता नहीं हूँ बिकॉज इट मूव्स टूवर्ड्स फिलोसफी। ठीक है, इसी डार्विन की मटीरियलिस्टिक सोच, मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी को आगे चल के मार्क्स पकड़ते हैं। ठीक है, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी एंड इट विल लास्ट टिल दी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, मॉर्गन, मार्क्स। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो पूरा व्यू चलता है इनका। ठीक है, सो तो जो विलियम पाले हैं वो बेसिकली इसी क्रिएशनिस्ट के प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। डार्विन उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, जो भी कर रहा है ये सारी चीज़ें अपने आप चल रही हैं, मटेरियल बेस्ड है, जो ज़िंदगी है आपकी वो मटेरियल बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो वही चीज़ है कि प्रोपोनेंट्स ऑफ द इंटेलिजेंट डिज़ाइन, ये जो थ्योरी है जो विलियम पाले से आई है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन, वो बेसिकली यही कहती है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। ये जो सिंपल सी डार्विन की मटेरियलिस्टिक थ्योरी है, इसकी कम्प्लेक्सिटी को, आपकी जीवन शैली की कम्प्लेक्सिटी को ये नहीं समझाती। तो इसको समझाने के लिए यू नीड सम आउटर फोर्स लाइक गॉड। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ, ये लिखा हुआ है वर्ड, डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ जो है वो आपको जाना पड़ता है। ठीक है, यहीं पे एक और डिबेट आ जाती है, साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट, कि इवेंचुअली साइंस जो है वो प्रमाण को मानना शुरू कर देती है, जो चीज़ आपको दिखाई देती है उसको मानना शुरू कर देती है, और रिलीजन जो है वो क्रिएटर को मानना शुरू कर देता है। ठीक है, सो साइंस कांट रूल आउट दी सुपरनैचुरल इंटरवेंशंस बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो साइंस है वो धीरे धीरे अपना जो एक लोकस है वो प्रत्यक्ष के तरफ बढ़ा देती है, कि जो चीज़ आप देख सकते हो, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दैट इज़ दी साइंस। और धीरे धीरे लोग भी जो है वो अपना लोकस सिकुड़ के साइंस के पास जो है वो ले जाते हैं। दोनों आपको आपके जीवन जांच को समझाते हैं, दोनों आपको आपकी दुनिया की समझ जो है वो देते हैं, लेकिन दोनों का देखने का नज़रिया जो है वो डिफरेंट है। एक प्रत्यक्ष को अदृश्य के साथ मिलाती है, प्रत्यक्ष जो आप देख सकते हो, जो आपके सामने है, अदृश्य के साथ। ठीक है, सुपरनैचुरल, नेचुरल को सुपरनैचुरल के साथ मिलाती है, दैट इज रिलीजन, थियोलॉजी। दूसरा जो है साइंस जो है वो लोकस स्पेशलाइज कर देती है ऑन व्हाट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, व्हाट कैन बी सीन। ठीक है,
फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द बिहेवियरल ट्रेट्स, कि क्या अब आपने देख लिया कि मटेरियल जो आपका शरीर है, जो आपका प्रत्यक्ष है, वो तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट हो जाता है, उनके ट्रेट्स तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू उसका एक सिलेक्शन हमारे पास आ जाएगा दैट दीज आर फेवरेबल, दीज आर नॉन फेवरेबल। फेवरेबल आगे चल के आप जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। उसका तो एवोल्यूशन जो है वो इस तरह से होता है। क्या बिहेवियरल ट्रेट्स भी जो हैं उनका भी क्या इसी तरह से एवोल्यूशन होता है? तो बात जो है वो आती है हाँ या ना दोनों के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियरल एवोल्यूशन का एक एग्जांपल है लायंस, दूसरा जो एग्जांपल दिया है वो है डॉग्स का। लायंस टिपिकली दे वर सॉलिटरी लाइक अदर कैट्स, बिल्लियों को आप देखोगे अलग अलग रहती हैं, ज़्यादा झुंड में नहीं रहेंगी। बट धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि सर्वाइवल के लिए उनको प्राइड्स के अंदर रहना पड़ेगा, झुंड के अंदर रहना पड़ेगा, तभी दे विल बी एडवांटेजेस इन हंटिंग और अपने क्लब्स को वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो उन्होंने झुंड के अंदर रहना शुरू कर दिया। सिमिलरली डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, एक जो जंगली कुत्ते होते हैं और पालतू कुत्ते होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। जो पालतू कुत्ते हैं वो आपके इमोशंस को धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं, और इसी चीज़ को लोगों ने कहा है दैट ये जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो भी इनहेरिट होते हैं। ठीक है, वो भी जो है वो जानवर अपने माँ बाप से उन चीज़ों को इनहेरिट कर लेते हैं। ऑब्वियसली जीन्स के अंदर शायद इनहेरिट वो ना कर पाएँ, बट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस वो इन चीज़ों को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, बहुत सारी डिबेट्स भी हैं, और धीरे धीरे एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम इस निष्कर्ष के ऊपर आए हैं विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च डन बाय बॉयड एंड रिचर्डसन कि देयर इज़ ड्यूल इनहेरिटेंस। आपका कल्चरल इनहेरिटेंस भी चलता है, जिसके साथ जिसके तय पे आप बिहेवियर सीखते हो कि कैसे मुझे बिहेव करना है, और उसी के साथ साथ आपका एक जेनेटिक इनहेरिटेंस भी चलता है, एंड बोथ ऑफ देम दे को इवॉल्व विद ईच अदर। ठीक है, और अगर किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, किस गति से हम मूव कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम जो एम्बर एंड एम्बर है उसके अंदर लिखा गया है द फ्यूचर ऑफ एवोल्यूशन। फ्यूचर ऑफ एवोल्यूशन के अंदर जनरली ऑथर जो है इसी चीज़ को डिस्कस करता है कि अब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग आ चुकी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली वी डिसाइड दैट व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, हम उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। अब नेचर डिसाइड नहीं कर रही है, अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं दैट व्हाट डू वी वांट। हमें नाक तीखी चाहिए, नाक कैसी चाहिए, रंग कैसा चाहिए। तो सिमिलरली हम डिज़ाइनर बेबीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिटेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ एवोल्यूशन, कि धीरे धीरे बायोलॉजी जो है वो डिप्लीट करती जा रही है और हर एक चीज़ कल्चर के खेमे में आती जा रही है। ठीक है, और उसी के ऊपर जो है वो ऑथर ने मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर जो है वो बात की है। जब आगे चल के हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे तब इसी चीज़ को भी साथ के साथ डिस्कस कर लिया जाएगा, मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक है, और ये जो आपका PDF है इट विल बी अवेलेबल ऑन द ग्रुप एज वेल, और जो 1-to-1 मेंटरशिप कोर्स है जिन बच्चों के पास उनको जो है ये अवेलेबल रहेगा। तो फ्री रिसोर्स सेक्शन है वहाँ पे जाके जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।